अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके जरिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आ गई। सबसे पहले नजर डालेंगे हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज। पीपल्स पार्टी का कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात ऐवान में लाने का मुतालबा। सेनेटर रजा रब्बानी कहते हैं फैसले बंद दरवाजों के अंदर नहीं किए जाने चाहिए। वजीर दिफा ऐवान में आए और एतमाद में लें। जिरगा भेजना अच्छी बात, मगर ये पार्लियामेंट का मुतबादल नहीं। सेनेटर रजा रब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आटा, चीनी, घी, दालें और चावल के कम निर्खों पर फराहमी का फैसला। सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए फराहम की जाएगी। सब्सिडी का निज़ाम शफाफ और डिजिटल बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का आला सतह के इजलास से खिताब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुरासला। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात, PK7 सवात और MA 245 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में भी सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की गई। हालिया बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन में इंतहाई हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज ने मिसाली किरदार अदा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुरासला। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के जज असद अली आवान ने फैसला सुना दिया। केस की मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। अदालत ने आशियाना रेफरेंस में वकला से दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। रोस्ट्रम पर आकर कहा कि अदालत के सामने कुछ हकायक रखना चाहता हूँ। कभी भी बिला जवाज हाजिरी मौफी की दरख्वास्त दायर नहीं की। अदालत के हुक्म पर फौरी पेश होता रहा। अब मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी है। IMF समेत दीगर वफूद से मीटिंग्स करना होती हैं। हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। दरख्वास्त मुस्तरद की तो फिर दोबारा अदालत पेश हो जाऊंगा। सरकारी अराजी अलॉटमेंट केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। समाअत 30 जून को होगी। उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में दरख्वास्त जमा कराई थी। सैकड़ों कैनाल अराजी जालसाजी से अपने नाम करवाने के केस में उस्मान बुज़दार, उनके भाई उमर, ताहिर, जाफर और अयूब नामजद हैं। सदर ममलकत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीम बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। कहा काबिल अफसोस के इदारे के बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने के बजाय एहतसाब का अमल जमीन बोझ कर दिया गया। बदउनवान अनासिर को लूट मार जारी रखने का पैगाम दिया जा रहा है। कुरान और सुन्नत के अहकामात पर अमल करना चाहिए। खुद को अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह समझता हूँ। मेरा ज़मीर एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत की इजाज़त नहीं देता। इदारे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतन मिनल्लाह ने ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ईमान मजारी ने गैर मशरूत तौर पर माफी मांगी। उनके खिलाफ FIR की जरूरत नहीं। मुस्तकबिल में जुर्म न दोहराने की वाज़ेह यकीन दहानी भी कराई है। अवाम ने इमरान खान की इंतशार की कॉल एक बार फिर मुस्तरद कर दी। आलमी साजिश का बयानिया मुस्तरद हुआ तो उन्हें महंगाई याद आ गई। सेनेटर शरी रहमान की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत तबाह करने के बाद अब निजात दहिंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अब उनके बयानिए में कोई दिलचस्पी नहीं। इमरान खान का नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं नैब तरामीम मुल्क और कौम की तौहीन। नैब तरामीम करने वालों को बेशर्मी के जुर्म में जेल में डाल देना चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम के लिए नहीं, अपने केसेस खत्म कराने के लिए इक़्तिदार में आई। नैब तरामीम से खुद को चोरी का लाइसेंस दे दिया। 24 अरब के मुकदमात पर शहबाज शरीफ को जेल में होना चाहिए था। नैब कवानीन में अहम तरामीम हुई। असेंबली में घंटों बहस हुई और फिर पास करवाया गया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि नैब कवानीन के गलत इस्तेमाल को रोका गया है। नैब चेयरमैन को दोबारा तयनात नहीं किया जा सकेगा। नैब कवानीन की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली और सेनेट में विफाकी वज़रा की गैर हाजिरी का नोटिस। काबीना अरकान को दोनों ऐवानों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। नाज़रीन, हफ्ते भर की जो टॉप स्टोरीज थी वो तो आपने मुलाहिजा की, और अब हम बात करेंगे फीचर स्टोरी की तरफ। जो अहम डेवलपमेंट हुई इस हफ्ते में वो IMF और पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे का मामला था, डील का मामला था, वो फाइनली तय हो गया है। और बजट पर जो इक़दामात लेने के लिए पाकिस्तान को कहा गया था IMF की तरफ से, हुकूमत ने वो शराइत भी कबूल कर ली हैं और फाइनली जो है
तमाम मामलात पर इत्तेफाक हो गया है। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के बजट अहदाफ से मुत्तफिक हो चुका है और कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की जो किस्त है वो जल्द ही मौसूल हो जाएगी। इस हवाले से ये पैकेज देखिए। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहदा तय पा गया। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF पाकिस्तान की तरफ से अगली माली साल के बजट के लिए किए गए इकदाम पर राजी हो गया है। IMF पाकिस्तान के बजट अहदाफ से भी मुत्तफिक है, जिसके बाद IMF का कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1 अरब फौरी तौर पर मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक टैक्स वसूलियों के हदफ में 450 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा और टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए किया जाएगा। कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब रुपए से बढ़ाकर 1,005 अरब रुपए करने पर इत्तफाक हुआ है। बजट में सेल्स टैक्स की मद में 3,008 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था, जिसे बढ़ाकर 3,300 अरब किया जाएगा। इनकम टैक्स की मद में भी 55 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फी लीटर लीवी आयद करने पर भी इत्तफाक हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% की शरह से सेल्स टैक्स वसूल करने का भी मुतालबा किया गया था। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 0 है। अगले साल मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम बेहतर करने की पॉलिसियों पर मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदे का एलामिया भी जल्द जारी किया जाएगा। नाज़रीन, इस तमाम मुआहदे के बाद तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूदा हुकूमत को बहुत तनकीद का निशाना बना रही है और ये कह रही है कि IMF की तमाम शराइत एज़ इट इज़ मान रहे हैं और हमने तो इन शराइत को मुस्तरद कर दिया था। जिसके जवाब में सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि अगर ये IMF का बजट है तो इस IMF के बजट के साथ बांध कर कौन गया है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत अगर मुश्किल फैसले नहीं करती और अपनी अगर सियासी साख को नुकसान नहीं पहुंचाती, सियासी साख को दाव पर नहीं लगाती, तो पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा रहा था। अगर ये IMF की बजट है तो IMF के इस इंतहा मुश्किल बजट के साथ कौन बांध गया है। हम PTI की हुकूमत यहां ले जा रही थी, जिस तरह वो अभी भी सड़कों पे पाकिस्तान को जलाने तैयार हैं। वो मुल्क की मईशत और इस अपनी इनकलाबी सियासत के भेंट चढ़ाना चाहते थे। ये हुकूमत अगर मुश्किल फैसले नहीं करती और अपनी सियासी साख को दाव पे नहीं लगाती तो पाकिस्तान दिवालिये की तरफ जा रहा था। इम्पोर्टेड हुकूमत तो आप हैं। आप IMF से वादा भी करके आए, वो पैसे भी लिए, उस पे शाह खर्चियां भी की, बनी गला हेलीकॉप्टर में गए, पेट्रोलियम लेवी पे भी हाँ की, हर चीज पे हाँ की। नाज़रीन, दूसरी जानिब नैब के मुख्तलिफ मुकदमात की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस इस समाअत में बहुत बरहम नजर आए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है और चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि नैब मुल्ज़िमान को पकड़कर जेल में डाल देता है, केस साबित न होने पर मुल्ज़िमान अदालतों से बरी हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या एहतसाब अदालतों से मुल्ज़िमान की बरियत का नैब के पास कोई हिसाब किताब है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि काबिल अफसोस के इदारे के बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने के बजाय एहतसाब के अमल को ही जमीन बोस कर दिया गया। मजीद क्या कहा, दिखाइए। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद अब कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत वापस कर दिया। सदर ने कहा, बदकिस्मती से नैब ऑर्डिनेंस के नफाज में खामियां मौजूद हैं। ये कानून भी दीगर कवानीन की तरह इंतजामिया को इख्तियार देता है कि इसका इस्तेमाल ताकतवर अनासिर के सियासी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा सके। सदर ने कहा कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये बिल रुजत पसंदाना नौयत का है, जिससे बदउनवानी को फरोग हासिल होगा। नैब तरमीमी बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़े पैगाम है कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं, बिला खौफ खतर अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि बासर बदउनवान अनासिर को कौम का खून चूसने के मकरू अमल की खुली आज़ादी मिल जाएगी। एहतसाब के अमल को कमजोर करना न सिर्फ खिलाफ आइन है बल्कि अवाम के बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है। सदर ने कहा, हमें इस बात की हरगिज तवक्को न थी कि पिछली हुकूमतों की काविशों पर पानी फेर दिया जाएगा। ये एक अफसोसनाक अमर है कि इदारे के बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने के बजाय एहतसाब के अमल को ज़मीन बोस कर दिया गया। आरिफ अलवी ने कहा, मैं इस हकीकत से बखूबी आगाह हूं कि सदर के दस्तखत न करने के बावजूद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। इमरान खान ने नैब तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि नैब तरामीम मुल्क और कौम की तौहीन है। नैब तरामीम करने वालों को बेशर्मी के जुर्म में जेलों में डाल देना चाहिए।
ये मुल्क की तौहीन हुई है। बेशर्मी से ये जो पास किए हैं ये नैब की अमेंडमेंट्स, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर इनका मिनिस्टर कहता है कि हम इसलिए नहीं आए थे कि महंगाई है, हम इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ कोई नाहली है, हम इसलिए आए थे कि इमरान खान को 100 जजेस रख के तो इस मुल्क में सारों को जेल में डालने आया। आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। आप FIA किसके नीचे है? इंटीरियर मिनिस्टर यानी राना सनाउल्लाह के नीचे है। इजाजत दी जा रही है आपके कोई गवर्नमेंट में, सरकारी गवर्नमेंट में बैठा हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो जो भी आप पैसे बनाए वो अपने बच्चों के नाम करे, रिश्तेदारों के नाम करे, वो अब जवाबदेह नहीं है। खुदा ना खास्ता मुल्क के ऊपर कोई बमबारी भी कोई कर देना तो उससे भी बड़ा ये जुर्म हुआ है। टिश्यू पेपर की तरह वो इस्तेमाल किया पाकिस्तान को। मैं अभी एक और कॉल देने लगा हूँ। जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, तारीख उनको माफ नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस हवाले से कहा कि नैब कवानीन में अहम तरामीम हुई, असेंबली में घंटों बहस हुई और उसके बाद ये बिल पास करवाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नैब कवानीन के गलत इस्तेमाल को रोका गया है। नैब चेयरमैन को दोबारा तैनात अब नहीं किया जा सकेगा और नैब कवानीन की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया था। नाज़रीन, एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सेनेटर्स से खिताब किया और उन्होंने कहा कि सियासत नहीं रियासत बच जाए, इस हवाले से हम इस वक्त सख्त और मुश्किल फैसले ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि चीन और सऊदी अरब से कब तक मांगते रहेंगे। हुकूमत जब से संभाली बहुत से चैलेंजेस का सामना था। पहले हमने ये सोचा कि इस्लाहात कराएं और उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाएं, लेकिन फिर हमने देखा कि इत्तेहादी जो हैं वो इसमें कुछ मुखालिफत कर रहे थे और कुछ इसके हक में थे, लेकिन फाइनली हमने मुश्तरका फैसला किया कि 14 माह की आईनी मुद्दत को पूरा किया जाए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हुकूमत संभालने के बाद हमारे पास 2 रास्ते थे। एक वो रास्ता कि हम इलेक्शन के हवाले से जो इस्लाहात हैं और दीगर ज़रूरी इस्लाहात वो करके हम इंतखाबात की तरफ चले जाएं, और दूसरा रास्ता ये था कि हम सख्त फैसले करें और पाकिस्तान की डूबती मईशत को संभाला दें। पहला रास्ता बहुत आसान था कि हम अपनी सियासी साख को बचा लें और मुल्क और आवाम को आपको जिंदगी के अंधे थुपेड़ों के हवाले कर दें और खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए हम दूसरों की तरह खामोश तमाशाई बन जाएं। लेकिन ज़मीर की आवाज़ ये कहती थी कि ऐसा करना पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, अपने आप से ज़्यादती होगी और तारीख़ शायद हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, कौमी इत्तेहाद के तमाम ज़ोमा ने, मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और तमाम दीगर मोहतरम जो हमारे लीडरान कराम हैं इस हुकूमत में, उन सब ने मुशावरत के बाद फैसला किया कि अल्लाह का नाम लें और खुदा से मदद मांगें और ये वक्त सियासत को बचाने का नहीं, रियासत को बचाने का है। लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ समेत तमाम सियासी कायदीन ने अपनी ज़ात को पाकिस्तान की मफाद के ताबे कर दिया और फैसला किया कि हम जुर्रत के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत में इस वक्त 2 इजलास हो रहे हैं। एक इजलास ऐवान इकबाल में हो रहा है और एक असेंबली इजलास हो रहा है। इसकी क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए, इस तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद साहब, शहबाज शरीफ और इत्तेहादी हुकूमत ने 14 माह की आईनी मुद्दत पूरी करने का फैसला किया है। आप इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं? क्या ये मुल्क के मफाद में है और इसकी इनकी सियासत पर क्या असरात होंगे? देखिए जी, इस बार पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है
जिस तरह मैं कई बार कह चुका हूं कि जिस तरह इमरान खान को उनके 25 मुनर्रकीन ने जिस वक्त छोड़ दिया था और साथ ही उनके इत्तेहादी उन्हें छोड़ने जा रहे थे, तो वो अपना मैंडेट खोल मीन्स यही था कि वो उनके लिए बेहतर था और शायद पछतावा है कि वो नए इलेक्शन की तरफ जाते। उस वक्त उनके पास अच्छे पत्ते भी थे, वो असेंबली डिसॉल्व करते, नए इलेक्शन कराते। लेकिन इमरान खान शायद फोन कॉल की जिसका इंतजार कर रहे थे, पता नहीं कोयटा पेशावर से आनी थी, इसीलिए डटे रहे। तो वोट जो है उससे ये गवर्नमेंट खड़ी है। और आपको भी पता है ये वोट किसने लाके दिए हैं। चौधरीयों के 2 वोट लेने रजाई साहब गए, 5 हमारे आए, 7 बापों के आए, एक बेचारे को जेल से छुड़ाया अली वजीर को, एक को दुबई से लाए, ये करके पूरे 174 करके दिए। ये बैसाखियां जो इमरान खान को दी गई थी इनको दे दी। ये जो कहते हैं ये हमारा मैंडेट है, क्या इनका ये मैंडेट है? अगर आपका मैंडेट होता तो फिर ये कौन है बाप वाले और एमपीएम वाले और बुक्ति और मैंगल और चौधरीयों के बेटे और ये तो बाहर के लोग हैं। इन्हें तो जिस दिन चाहे 6 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और कहा जाएगा आइए दोबारा मैंडेट लीजिए। तो मुद्दा अखलाकी तौर पर तो ये है, लेकिन अखलाकियात है नहीं। यानी शरीफ होते हुए उन्हें पॉलिटिक्स की मॉरलिटी कि आपका नहीं है ये मैंडेट, आपको उसी रात जिस दिन चले आपने तरीके एतबार जायज बाहर कर दिया था, नया मैंडेट लिया था। मैं तो आपको एक और शायद इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जी। ये हो सकता है पार्लियामेंट में नहीं बल्कि शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ क्लॉज ढूंढ रहे हैं जिसके तहत ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान की हल्का बनने वाला है, माशी इमरजेंसी लगे, 1.5 साल नहीं हमें 1 साल और दिया जाए। अच्छा, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त जो महंगाई और इमरान खान की पॉपुलरिटी है, ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये कम से कम अब 2.5-3 साल यहाँ रहना चाहते हैं, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है और बल्कि जरा ये बताते हैं। ठीक सही। तो मुजाहिद साहब, मलिक अहमद खान ने तो ये भी बयान दे दिया है कि पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जो आर्टिकल 6 और हद तक इज्जत के जो मुकदमात हैं उन पर अभी इस वक्त मुशावरत इनकी आपस में जारी है। तो आपके ख्याल में पीटीआई की क़यादत पर ये मुकदमात बनाए जाने चाहिए और क्या इससे उनकी जो क़यादत है, पीटीआई की क़यादत को सियासी शहीद बनने का मौका नहीं मिल जाएगा? इमरान खान मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, बेचारे एक मासूम आदमी है, पर उनके प्राइम मिनिस्टर को तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ताहल नाखरा कर दिया है, 14 साल की कैद मशक्कत दी है, उनको तो जेल डाल दिया था, फिर वो छुड़ा के वहां गए हैं। इस मुल्क में ही तो देखिए, और अभी भी आए तो उन्हें आईनी तौर पर पकड़ा जाएगा। कोई सहाफी आजकल जाता नहीं है। मलिक साहब ने तो पूछे मलिक साहब क्या हैसियत है, सुप्रीम कोर्ट का चैलेंज भी नहीं किया गया उस फैसले को। गालिबन जुलाई में हुआ था, मार्च में हुआ था, मियां साहब को सजा दी गई थी ताहयात ना अहली की और उम्र कैद थी, और फिर वो सियासत की वजह से चले गए बाहर। उस दिन बयान आया था कि मियां साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है जी, कि यहाँ आएंगे। और लंदन में भी उनका केस चल रहा है जिसमें वो उन्होंने अपील की हुई है होम ऑफिस में कि ये बीमारी के सबब यहाँ रह सकते हैं या नहीं। तो आप ये मलिक साहब से कोई सवाल ही नहीं करता कि इमरान खान के बाद तो बाद में कैसे तैयार हो यहाँ है, अपने कायद के बारे में तो फरमाइए। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर दोनों पे हैं, खुदा ना करे 6 दिन बाद गवर्नमेंट चली गई, दोनों जेल में होंगे। ये मैं इमरान खान की बात नहीं कह रहा हूँ, इमरान खान तो भुगते जो उन्होंने गलती की। जब आप मैंडेट खो चुके थे और बैसाखियों से आए तो आप भुगते हैं अब आप ये सही। लेकिन ये मुजाहिद साहब हमने ये देखा है कि ये जो आपने कहा कि बैसाखियों के साथ पिछली गवर्नमेंट भी आई, बैसाखियों के साथ ये हमारी मौजूदा गवर्नमेंट भी आई बकौल आपके, तो और सभी मेरे नहीं, ये रियलिटी है। ये भी बताऊंगा कि बाद में इमरान खान ने अभी 6 माह पहले मिले थे गवर्नर हाउस में और इस पर वो अफसुर्दा थे, वो समझ गए थे कि ये ट्रैप हुआ है। जैसे बेनजीर भुट्टो ने उस वक्त हमारे एमकेएम के 12 बैसाखियों के साथ 89 में गवर्नमेंट ली थी। उनको तो ये पहले ही समझना चाहिए था ना, तारीख से वो इतनी वाकफियत रखते हैं कि वो बार बार तारीख का तज़किरा करते हैं, तो उनको तो ये पहले ही पता होना चाहिए था। और बल्कि पावर में आने के लिए तारीख भूल जाते हैं, उनके इर्द गिर्द जो जिनके मफादात होते हैं बड़े बड़े, उन्होंने अरबों रुपए लगाए होते हैं उनपे। तो आज आप गौर कीजिए, सगा भाई, आप तो लाहौर में सगा भाई चौधरी दूसरे अपने सगे भाई पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके बेटों ने $, लिए। यही बात ना मुजाहिद साहब, यही बात कि अगर अपनी दफा इन्होंने अपने उसूलों से इनहराफ किया है तो फिर जब दूसरे की बारी आएगी और आप इक़्तिदार से हट जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका मजा भुगतेंगे। एक भाई दूसरे भाई के बेटों पे इल्जाम लगा रहा है, घर के लोग कह रहे हैं। थोड़ी अब पाकिस्तानी सियासत में अखलाकियात खत्म हो गई है, अपनी जो मॉरलिटी कह लें या उसूल कह लें या नजरिया खत्म कह रहे हैं। इस वक्त तो लाठी मिली हुई है, उस लाठी को अब आप गौर कीजिए, आप
ऐवान ये हाई कोर्ट कहते हैं हमारी बड़ी सुपरमेसी है। भाई असेंबली में इजलास तो करके दिखाओ। ऐवान इकबाल में इजलास हो रहा है जी, ऐसे ही है। कल जो है बनी गाला में इजलास होने लगेगा है जी यही होगा ना फिर। एग्जैक्टली पिशावर में, सूरत-ए-हाल कराची में, यहाँ दिन में। भाई असेंबली काय के लिए होती है? अगर ये लीगल गवर्नमेंट है तो भाई उस लीगल गवर्नमेंट का इजलास असल में आपकी इतनी भी पावर नहीं है हाई कोर्ट के पास। सही। तो मुजाहिद साहब, ये क्या हमारे सियासतदान जो हैं वो कहाँ लैग करते हैं? क्या इनको जब एस्टेब्लिशमेंट इनकी बैक कर रही होती है और इक़्तिदार में आने के लिए इनको सपोर्ट कर रही होती है, क्या इनको इससे देखिए मेरे पास आपको मुझे पता है बहुत महदूद वक्त है जी, और उसका सबब ये है एक और एक, ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, ये लिमिटेड कंपनियां हैं। हम लोग इन पॉलिटिकल पार्टियों में आते हैं, वहाँ सेंट्रल कमेटी होती थी, प्रोविंशियल कमेटी होती थी, बाकायदा पास होती थी। जब नेशनल अवामी पार्टी ने बेनजीर वली ने छोड़ा भुट्टो गवर्नमेंट, तो इजलास हुआ, कन्वेंशन होते थे, ओहदेदार होते थे, वो पॉलिटिकल पार्टी होती थी। ये लिमिटेड कंपनियां हैं, इनमें इन्वेस्टर हैं, इनके इंटरेस्ट हैं। ये जो आप बात मासूमाना सादा बात पूछती है, उसकी वजह ये है ये और इसीलिए ये बैसाखियां हो या एस्टेब्लिशमेंट, इन पे इनका इख्तियार होता है, पार्टियों की स्ट्रेंथ पे नहीं। पहले अगर एक कारकुन जेल जाता था 10,000 आदमी जमा होता था लाहौर में, मोची दरवाजा आपको लाहौर का लोग जो पढ़ने वालों से पूछे इस तरह आबाद होता था नसरुल्लाह खान वगैरह के लिए। ये है ही नहीं, ये तो अपने वो जाती उम्रा और ये जो कहते हैं कि बिलावलाऊ तो कोई जा ही नहीं पाता लाहौर में। यहाँ तो इनके इजलास होते हैं, कन्वेंशन होते हैं, इलेक्शन होते हैं। ये लिमिटेड कंपनियां हैं, तो लिमिटेड कंपनी में यही होगा। जमाल नासिर कहते थे सऊदी अरब को ये मुल्क थोड़ी है, ये तो लिमिटेड कंपनी है। तो क्या ऐसी वजूहात हैं मुजाहिद साहब, क्या ऐसी वजूहात हैं कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी स्ट्रांग होती है और हमारे सियासतदान कमजोर से कमजोरतर होते चले जाते हैं? इसमें मैं आप कतई तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को कहा नहीं दूंगा। जब आप खुद कस्टडी में रख के आपको अपने को पेश करेंगे तो वो आराम से चाय पियेंगे, इंजॉय करेंगे, और आप जो बहादुरी दिखाते हैं उनके आगे देखे ना किस तरह इक़्तिदार कबूल किया। मियाँ साहब क्या कहते थे, लड़ाई इमरान खान से नहीं है, इमरान खान के पीछे वालों से है। अब मैं और आप इतने मासूम है कि इमरान खान के पीछे वो किसे कहते थे? मैं तो क्या नाम नहीं लूंगा, इमरान खान ने तो नाम भी लेना शुरू कर दिए और सोशल मीडिया पे सुना है नाम भी आने लगे जी है जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुजाहिद साहब, जो इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में हम सूरत हाल देख रहे हैं, कराची में हमने देखा कि किलिंग भी हुई, और ये जो लाहौर का हल्का है 167, इसमें हमने देखा कि फायरिंग हुई। क्या ये जो एक टेम्परेचर है, सियासी टेम्परेचर है, ये किस तरफ को जा रहा है? क्या अगले इलेक्शंस में हम बड़ी खौफनाक सूरत हाल दोनों तरफ से बड़ा टेस्ट है। अल्लाह लाहौर पे टेस्ट करे कि गौर, अगर इमरान खान का वोटर जेन्युइन हुआ, उसका हामी, अगर एक पोलिंग स्टेशन पे 25,000 वोट हो जाते हैं और वहां पर अगर 5,000 वोट निकलते हैं और उसमें फिर अगर बैलेट पेपर और पोलिंग स्टेशन उड़ा दिए तो फिर आप देखिएगा कितनी बड़ी खूरेदी ज़िमनी इलेक्शन होगी। और खुदा ना करे वो सरेंडर कर जाता है, जिसका इम्कान है, और 25 मुनव्वर अरकान की सीट पर 20 नशिस्त से नून लीग जीत जाती है, तो आप समझते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी का उस दिन जुलूस बल्कि जनाजा निकलेगा। तो उसमें 25 जीते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अवाम के तौर पर क्या ऑप्शन है? क्योंकि इमरान खान अगर इस वक्त इक़्तिदार में होते, मुजाहिद साहब, इमरान खान अगर इस वक्त इक़्तिदार में होते तो वो कहते कि हम तो एक पेज पर हैं, वो गुन गा रहे होते। लेकिन अब चूंकि उनको बाहर निकाला है तो इस वक्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुए हैं। लेकिन असल बात यह है कि तो फिर हमारे पास तो अवाम के पास में, हमारे पास का इससे मुराद है अवाम के पास क्या ऑप्शन है कि वो अपने वोट को सही राइट दिलवाएं? कि ये जो आवाम जिसे आप कहती है ना, लोग अपने कातिलों के शाख मेरी यहाँ जरा गवाल मंडी में जाइएगा, 1,000 रुपए तो किलो भी मुर्गी मिल रही होगी तो 2 घंटे के इंतजार के बाद ही मिलेगी। फिर जो महंगाई वाले कर रहे होते हैं, अवाम किसी का बाइकाट करते हैं, चीजों का जो बढ़ जाती है। अवाम महंगाई बर्दाश्त नहीं कर रहे, कौन से निकला है महंगाई पे लोग? इमरान खान अगर महंगाई का तो अवाम की बात तो छोड़ दिए, वो तो बेचारा काउंट ही नहीं होता। यहाँ तो 8% वोट पड़े हैं NA 240 में, 8% पे MNA हो गया, उसमें भी उसके 2% वोट। तो क्या कहीं ना कहीं अवाम जो है वो इस सियासी अमल से ही दिल बर्दाश्ता होते जा रहे हैं? आपका सॉरी टू से पॉलिटिकली कोलैप्स हो चुका है, आप लोग अखलाकी तौर पे दिवालिया हो चुका है। अब आपका चाहे अवाम हो या सियासतदान,
और जो एक खास अशराफिया है, मखसूस तबका है, वो रूल करता है, वो करता रहेगा। उसको भी इमरान खान की गवर्नमेंट हो, शरीफों की हो, जरदारियों की, आने वालों की भी हो। तो हम ट्रू बंद क्या डेमोक्रेसी करते के हैं? ख्वाब देखना बंद कर दें। और ये बाजारों में तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि अवाम भी इसके जिम्मेदार हैं? आवाम ही जिम्मेदार हैं। सही। तो अवाम के पास शऊर नहीं है या अवाम जानबूझकर ये काम करती है? लेकिन सॉरी तो से हमने अपने सामने कौमों को रूबा जवाल होते देखा है। रूस इतनी बड़ी सुपर पावर था और देखिए उसका शिरार बिखर गया, पत्तों ताश के पत्तों की तरह बिखर गया वो रूस, सोवियत यूनियन। तो ये हमारे सामने की बात है। अफगानिस्तान में वो लोग जाहिर शाह के दौर को ज्यादा समझते थे। अब क्या है, उन लोगों के बाद कहते हैं आधे कौम को घरों में डाल दो अब खातन को। अब वो रूल कर रहे हैं काबुल में, हमारे कहते हैं हमारे लोग बातचीत कर रहे हैं उन लोगों से। तो आप कौमों का रूबा जवाल हमारे सामने नहीं है क्या? जवाल होते हमने नहीं देखा उनका। सही। हम देख रहे हैं। हम दूसरे से ये नहीं होता कि एक ही कॉपी हो, एक दूसरे तरीके से हमारे यहाँ से आ गए। ठीक, बहुत शुक्रिया। और वो जो हमसे अलग हुए थे ईस्ट पाकिस्तान, आप देख लीजिए। जी सही, बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, उनका ये कहना था कि अवाम भी इस तमाम सिचुएशन के बराबर के कसूरवार हैं। एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। इस वक्त पंजाब में गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है उसमें आपको बताएं तो 2 इजलास हो रहे हैं। एक इजलास ऐवान इकबाल में हो रहा है और एक इजलास असेंबली हॉल में हो रहा है। डिप्टी स्पीकर इस वक्त ऐवान इकबाल में इजलास कॉल कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो इजलास हो रहा है वो स्पीकर परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत हो रहा है। स्पीकर परवेज़ इलाही की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर कॉल कर रहे हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है। अगर मौजूदा गवर्नमेंट को ये लगता है कि स्पीकर परवेज़ इलाही अपनी आइनी जिम्मेदारी से इनहराफ कर रहे हैं तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो पेश की गई है उस पर काउंटिंग क्यों नहीं कराई जा रही। पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा साहब। उनके पास सीनियर मिनिस्ट्री है। हम उनसे ये भी जानेंगे कि उनके पास जो मिनिस्ट्री है उसके तहत उन पर क्या आइनी जिम्मेदारी, आइनी और कानूनी जिम्मेदारी आयद होती है और क्या क्या मामलात उनकी इस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। हसन मुर्तज़ा साहब, वफाक और पंजाब दोनों जगह में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप इत्तेहाद में हैं हुकूमत के साथ और हुकूमत जो है वो इस वक्त मुश्किल डिसीजंस ले रही है बकौल हुकूमत के। इन फैसलों के कुछ ना कुछ सियासी असरात भी होंगे, जैसा कि अभी शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि हम इस वक्त सियासत को नहीं देख रहे और हमारी जो सियासत है उस पर ऑब्वियसली इफ़ेक्ट्स हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये असरात जो हैं उनकी सियासत पर होंगे, तो आप नून लीग की सियासत के साथ ये असरात शेयर भी करेंगे? क्योंकि ये भी ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बोझ नहीं उठा रही। बहुत शुक्रिया जी। देखें, यकीनन पीएमएलएन की गवर्नमेंट है और हम उनके इत्तेहादी हैं और हम किसी पावर शेयरिंग फार्मूले पे इकट्ठे नहीं है, बल्कि ये बर्डन शेयरिंग है। हम जो बर्डन जो खान साहब का है वो शेयर कर रहे हैं और हम हर फैसले में उनके साथ खड़े हैं। कहीं पे भी ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीछे हटी हो। आज हमारी सियासत से ज्यादा जरूरी जो है वो पाकिस्तान बचाना है और मुल्क बचाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। यकीनन इसके असरात जो हैं वो सियासत पे भी पड़ेंगे और आने वाले इलेक्शन में भी असरअंदाज होंगे। लेकिन अगर आज हम ये फैसला करते कि हम अपनी सियासत बचाते, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बचाते, अपना वोट बैंक बचाते, तो फिर शायद कोई मुल्क के लिए वो फैसला बेहतर ना होता। तो हमने तो मुल्की मफाद की खातिर ये सारा कुछ किया है कि अल्लाह करे इसका जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है खान साहब ने, उसको हम किसी तरीके से बेहतर कर सकें। सही। तो हसन मुर्तज़ा साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पंजाब है उसमें 2-2 इजलास हो रहे हैं, ऐवान इकबाल में भी इजलास हो रहे हैं, असेंबली हॉल में भी इजलास हो रहे हैं। तो जो गवर्नर है बेसिकली वो कॉल करता है, स्पीकर वो इजलास के लिए दावत देता है और स्पीकर जो है वो फिर कॉल करता है। जो डिप्टी स्पीकर इस वक्त जो इजलास बुला रहे हैं, क्या इसको कोई कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि स्पीकर की मौजूदगी में जो डिप्टी स्पीकर है वो इजलास बुला रहे हैं?
देखें जी, ये एक आईनी बहरान तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से खान साहब की हुकूमत गई है, पीटीआई ये समझती है कि अगर हम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आइन को तोड़ा जाता है, जहाँ पे आइन को वायलेट किया जाता है, वहाँ पे अगर किसी जगह पर आइन को बचाने के लिए, आइन को बहाल करने के लिए कोई काविश हो रही हो, तो उसको आप गैर आइनी कैसे कह सकते हैं? और स्पीकर साहब तो फिर अपनी आइनी हैसियत खो चुके हैं, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं है, वो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ। वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्पीकरशिप को बचाने के लिए उन्होंने आइन को तोड़ा, और जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर उन्होंने रोल प्ले किया, फिर सीएम के इलेक्शन में जो रोल प्ले किया, फिर डिप्टी स्पीकर के ऊपर कातलाना हमला करवाया, फिर नॉन मेंबर्स को ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस ले आए, फिर वहां पे जो तोड़ फोड़ हंगामा आराई हुई वो सारी कौम ने देखी। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शख्स जीत रहा हो उसको तो हंगामा आराई बर्दाश्त ही नहीं होती, और वो अपनी अददी अक्सरियत खो चुके थे। वो अपनी स्पीकरशिप को बचाने के लिए गैर आईनी तरीके से अभी आप स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद क्यों नहीं लेकर आते? हमने स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई हुई है, और इंशाअल्लाह ताला उस पे आप बहुत जल्द देखेंगे कि वोटिंग भी होगी, और फिर उस पे नया स्पीकर भी दोबारा जमा करा दी हुई है? जी, दोबारा जमा करवा दी हुई है जी। राइट। और तो इसकी कोई आईनी मुद्दत भी होती है ना, जिसके दौरान जो है वो उस पर काउंटिंग होनी होती है? देखें जी, आईनी मुद्दत तो काफी दिनों की पूरी हो चुकी है, लेकिन चूंकि इस वक्त असेंबली पे कब्जा है, और वो कब्जा हम चाहते हैं कि आईनी तरीके से और पुरअमन तरीके से छुड़वाया जाए। पहले ही कौम जो है वो बड़े अजाबों में मुब्तला है, उस पर तरह तरह की जो है तकालीफ इनकी तरफ से ढाई गई हैं, तो हम मजीद उसमें इजाफा ना करें, हम कमी करें। तो हम इंशाअल्लाह ताला ये 17 जुलाई का जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शंस जो हो रहे हैं, जो मेंबरान डी सीट हुए थे, तो उनके रिजल्ट्स आने पे हम इंशाअल्लाह ताला उनके खिलाफ एक भारी अक्सरियत के साथ वो तहरीक कामयाब करेंगे। सही। आमतौर पर ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि जो ये अरेंजमेंट है, यानी 14 महीने तकरीबन यही अरेंजमेंट चलेगा, क्योंकि इस वक्त जो है जो हुकूमत में है वो भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, और जो स्पीकर है उनके खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग भी नहीं हो रही। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि कहीं यही सेटअप, यानी कि 2 इजलासों वाला जो सेटअप है वो 14 महीने ही ना चलने वाला हो। नहीं, ये 2 इजलासों वाला ज्यादा देर नहीं चलेगा जी, ये 17 जुलाई तक है, 17 जुलाई, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद कोई दूसरा इजलास नहीं होगा, एक ही इजलास होगा, और सूबाई असेंबली वागुजार होगी, और वो एक अवामी जो है उसकी सूरत हाल उसको बहाल करेंगे। सही। तो हसन मुर्तज़ा साहब, आपको सीनियर मिनिस्ट्री दी गई है, इसकी आईनी जिम्मेदारी क्या होती है? आप पर इस वक्त क्या जिम्मेदारी है? देखिए जी, सीनियर मिनिस्टर भी जो होता है उसके पास भी एक पोर्टफोलियो होता है, और वो अपनी मिनिस्ट्री को ही देखता है। अच्छा। तो ये अब बजट सेशन खत्म होता है, तो इंशाअल्लाह ताला 1-2 रोज में पोर्टफोलियोज मिल जाएंगे। तो आप किस मिनिस्ट्री के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं? अभी आप क्या क्या मामलात देख रहे हैं? देखिए, मामलात अपना डिपार्टमेंट ही देखना है ना, जो पोर्टफोलियो मिलेगा, और फिर क्या देखना है जी। राइट, पोर्टफोलियो अभी मिलने वाला है आपको? हाँ जी, ठीक हो गया। सही, बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।